एक गरीब लड़का जिसके पास ना माँ बाप थे ना कोई सहारा, लेकिन उसके दादाजी का एक ऐसा ढाबा था जहाँ कोई भी भूखा वापस नहीं जाता था। पर दादाजी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। क्या राहुल बचा पाएगा अपने दादा की आखिरी निशानी? आखिर तक देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कहानी शुरू होती है बिहार के सिमरिया गांव की। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़ों की छांव और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाजें इस गांव की पहचान है। रविंद्र नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका एक ढाबा था। वो ढाबा उसका घर भी था और लोगों के 2 वक्त की रोटी पाने की जगह भी थी। रविंद्र काका बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिलाता था और अगर कोई गरीब भूखा ढाबे पर आए तो उसे मुफ्त में खाना देता था। उसके ढाबे पर मछली चावल मिलती थी जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। रविंद्र का एक पोता था, राहुल। राहुल के माता पिता किसी बीमारी में चल बसे। इसके बाद राहुल को उसके दादाजी रविंद्र ही पाल पस कर बड़ा किए थे। इधर ढाबे में चंदन मछली करी चावल बना रहा था। आप रविंद्र काका हो क्या? मैंने सुना है कि यहाँ मुफ्त में खाना मिलता है। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होती। हाँ, आप सही जगह पर आए हो। मैं हर जरूरतमंदों की मदद करता हूं। आप बैठो, मैं आपको खाना देता हूं। मैं जब तक जिंदा हूं आप यहां आकर खा सकते हो। इतना बोलकर रविंद्र उस आदमी को खाना देता है। मछली दाल चावल दे देता है। वो आदमी बड़े हिसाब से खाना खाने लगता है। वो 2 दिन से भूखा जो था। खाना खाने के बाद वो आदमी बोलता है, हम काका, सच में आज तुम्हारी वजह से मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है। पता नहीं तुम नहीं होते तो मेरा आज क्या होता। यह बात बोलकर उस आदमी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तुम ऐसी बातें मत बोलो और याद रखो, जब मैं जिंदा हूं तुमको खाने का एक दाना भी कम नहीं पड़ेगा। रविंद्र काका ऐसे ही लोगों की मदद किया करते थे। उनके हाथ में जादू था। उनके हाथ का जो भी खाना खाता वो खाता ही रह जाता। एक दिन अचानक रविंद्र काका इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद राहुल दुखी था, क्योंकि राहुल का उसके दादा के सिवाय कोई इस दुनिया में नहीं था। उन्होंने रोते हुए अपने दादा का अंतिम संस्कार किया। राहुल के दादा रविंद्र मरने से पहले अपनी ढाबा सौंप कर जाता है। दादाजी दुकान तो सौंप कर चले गए, पर कभी अपने जैसा खाना बनाना नहीं सिखाया। पर अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ, चंदन को मछली चावल और खाना बनाने के लिए यही छोड़ देता हूँ और मैं घर जाकर थोड़ी देर पबजी खेलूंगा। ए चंदन, इधर आ। हाँ छोटे मालिक, बोलिए। एक काम कर, जल्दी से खाना बना दे। सुबह सुबह कोई ना कोई ग्राहक तो आएगा ही आएगा। सरकार, खाना तो अब आपको ही बनाने पड़ेंगे। मैं बताना भूल गया, लेकिन मुझे आज ही गांव जाना पड़ेगा। वो पत्नी के बहन की शादी है। अरे पर कम से कम मुझे ये तो बता दे कि दादाजी खाना बनाते कैसे थे। फिर चंदन ने राहुल को मछली चावल बनाना बताकर गांव के लिए निकल जाता है। राहुल जैसे तैसे खाना तो बना लेता है। तभी दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे राहुल भाई, एक प्लेट मछली चावल लगाना। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, बैठो बैठो। अच्छा, अब तुम ही संभालोगी ये ढाबा। बस स्वाद अपने दादा की तरह रखना। राहुल उस आदमी को मछली करी और चावल की प्लेट देता है। आदमी एक खाना खाने लगता है और बहुत खराब मुंह बना लेता है और वहीं पर सारा खान थूक देता है। भाई, ये क्या बदतमीजी है? अगर खाना ही नहीं था तो बनवाया क्यों? मैं तुम्हारे लिए फोकट में बैठा हूँ। अरे भाई, एक फिश मछली खुद चक्कर देखो और फिर मुझे दोष देना। उसके बाद राहुल अपना बनाया हुआ खाना खाकर देखा है। अरे बाप रे, इसमें तो सच में ही स्वाद नहीं है। अरे भाई, मुझे माफ कर देना, मैं अभी नया नया सीख रहा हूँ। अरे तो तुम अपने दादा से खाना बनाना क्यों नहीं सीखे? वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। क्या हुआ भाई? मुझे भी खाना खाना था। रविंद्र काका के हाथों का मछली चावल खाए बहुत दिन हो गए। अरे इस राहुल को तो सही से खाना बनाना आता ही नहीं है। अपने दादाजी का क्या ही स्वाद देगा हमको। चलो चलो, इससे अच्छा तो मेरी पत्नी बना लेती है। फिर दोनों आदमी वहाँ से बिना खाना खाए चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो ये दादाजी का ढाबा ही बंद करना पड़ जाएगा। राहुल बेटा, तुझे अपने दादा की तरह ही खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। पर अपने दादा की तरह मैं कैसे सीख संगीत सकता हूँ?
फिर राहुल ने बहुत बार अच्छे मछली चावल बनाने की कोशिश की, पर हर बार खाना खराब ही बनते। अपने दादाजी की तरह स्वाद अपने खाने में ला ही नहीं पा रहा था। थोड़े ही दिनों में उसकी ग्राहकी बहुत कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र की मौत की खबर सुनकर सेठ लालाराम उसके ढाबे पर आ जाता है। बेटा, तुम्हारे दादाजी की मौत की खबर सुनी? सुनकर बहुत बुरा लगा। वो मैं उस समय बाहर था, गांव गया था, इसलिए नहीं आ पाया। अपने दादाजी की बात सुनकर राहुल भी उदास हो जाता है। वैसे बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी के नाम पर मंदिर बनवाना चाहता हूं। आखिर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वहीं पास वाले तालाब के किनारे एक छोटा सा उनकी याद में मंदिर बनना चाहता था, पर उसमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। ये वह कागजात हैं, इन पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। अरे हाँ काका, क्यों नहीं। राहुल बिना कुछ सोचे समझे, बिना पढ़े कागज पर दस्तखत कर दे। सेठ लालाराम दस्तखत लेकर घर पर आ जाता है। सेठ लालाराम एक ज्योति नाम की पत्नी थी। मैंने सुना है कि आप रविंद्र काका के नाम पर कोई मंदिर बना रहे हैं, पर क्यों? कल तक तो आप उनकी दुकान लेना चाहते थे। अरे बेवकूफ, तू अभी तक मुझे नहीं समझ पाई। ये देख, इन कागजों पर मैंने उसके दस्तखत ले लिए हैं। ये उसकी इजाजत के नहीं, बल्कि ये कागज उसकी दुकान के हैं। इसमें लिखा है कि यह दुकान वह मेरे नाम कर रहा है, या फिर उसे इस दुकान के बदले 1 लाख रुपए देने होंगे। और इतने रुपए वह तो क्या उसका बाप भी आकर नहीं दे सकेगा। अगले ही दिन कुछ आदमी हाथ में राहुल की दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। आइए आइए भाई साहब, बैठिए। 1 2 3 आप लोग बैठिए। मैं फटाफट आपके लिए गर्मा गर्म मछली और चावल प्लेट तैयार करके लाता हूं। हम यहाँ 13 मछली चावल खाने नहीं आए हैं। हमारे सेठ लालाराम तुम्हें 10 दिनों में यह दुकान खाली करने के लिए कहा है, नहीं तो तुम्हें 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्या? अरे भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। सेठ जी मेरी दुकान क्यों खाली करवाएंगे? वैसे भी वह तो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लोग ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ सेठ, लालाराम पैसों के अलावा किसी का दोस्त नहीं हो सकता। कुछ नहीं, तुमको मामू बना दिया। कल तुमने ही बिना पढ़े उसके कागज पर दस्तखत कर दिया। उसमें लिखा हुआ था तुम 20 लाख रुपए दोगे या फिर अपना दुकान उसके नाम करोगे। यह बात सुनकर राहुल हैरान हो जाता है और हैरानी से कहा लगता है, ये क्या कह रहे हो? सेठ ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। जाओ तुम लोग अपना सेठ से कह दो, मैं ना ही दुकान दूंगा ना ही पैसे। अभी तो जा रहे हैं, तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दो, वरना अपना दुकान भूल जाओ। अरे दादाजी, आप ही देखो, ये क्या दिन देखना पड़ रहे हैं मुझे। अगर ऊपर से आप देख रहे हैं तो कृपया करके मेरी मदद कीजिए। आज राहुल बहुत ही ज्यादा उदास था और उदास होकर ही सो जाता है। और यह सब रविंद्र काका ऊपर से यह सब देख रहे होते हैं। ये लड़का तो मेरा नाम ही डूबा देगा। उसे लालाराम से बेवकूफ बन गया, पर आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसके बाद राहुल के दादाजी रविंद्र यमराज के पास जाते हैं। क्या हुआ रविंद्र, बड़े परेशान लग रहे हो? बताओ, आप क्या समस्या आ पड़ी? मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं? उधर धरती पर मेरा पोता ना उसे खाना बनाना आ रहा है और ऊपर से इतना बेवकूफ है कि उसे तो सेठ लालाराम बेवकूफ बनाकर दुकान ही अपने नाम करवा ले रहा है। और आप ही बताओ, अब परेशान ना हो तो क्या करूं? अब मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, बताओ। यमराज की ज्यादा कुछ नहीं, बस आप मुझे थोड़े दिन के लिए धरती पर जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं अपनी ढाबा बचाकर जल्दी ऊपर आ जाऊंगा। यह नियम के विरुद्ध है दादाजी, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। क्या नियम के विरुद्ध है? और आप जो लोगों को समय से पहले ही उठा लेते हो, तब आपका नियम कहां जाता है? मैं अभी ब्रह्मादेव के पास जाकर आपकी सारी करतूत के बारे में बताता हूं कि आप कितनी गलती करते हैं। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गए रविंद्र, वो तो मैं बस ऐसे ही मजा कर रहा था। अच्छा, तो इजाजत देते हो कि नहीं? नहीं तो मैं अभी सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम जैसे ही अपना दुकान बच्चा लोग तुम्हें वापस ऊपर आना होगा। ठीक है, मैं अपना काम करके जल्दी आ जाऊंगा। फिर धरती पर बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलने लगता है। इधर राहुल सो रहा था, तभी जोर से हवा चलने की आवाज से वह भी उड़ जाता है।
राहुल को पास में ही कोई आदमी उसे दिखाई देता है। अरे भाई कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? अरे भाई कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? अभी राहुल उसके पास जाता है। राहुल के दादाजी राहुल की तरफ देखते हुए हंसने लगते हैं। भूत 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 भूत, दादाजी का भूत। अबे बुड़बक, आंखें खोल, कोई सपना नहीं है। मैं सच में तेरे सामने खड़ा हूं क्या? आप पर ये कैसे हो सकता है? आपको तो मरे हुए 3 महीना हो गए और अब आप यहां। अरे बेवकूफ, मुझे यहां तेरी ही बेवकूफी की वजह से आना पड़ा। मैंने तेरा नाम बड़े नाज से अपने नाम पर रखा ताकि तू मेरा नाम रोशन कर सके, कि पर तू तो अभी तक अच्छे खाना बनाना नहीं सीख पाया। और दूसरा ये कि तूने हमारी दुकान उस लाला राम के हवाले कर दी। बचपन में पढ़ लिख लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं तो तेरे बाप को बेवकूफ समझता था, पर तू तो उससे भी बड़ा गधा निकला। हाँ दादाजी, मुझे भी थोड़ी देर पहले इस बात का एहसास हुआ, पर उसने मुझे उसकी बातों में इस तरह फंसाया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वह मुझे धोखा दे रहा है। और अब उसने मुझे 10 दिन का समय दिया है। अब आप ही बताइए कि 10 दिन में मैं उसे 20 लाख रुपए कहां से लाकर दूं? मैंने सुना है कि वह और लोगों की भी जमीन हड़प लिया है। कोई सब जमीनों को एक व्यापारियों को बेचकर यहां पर एक बड़ा मॉल खोलने का फिराक में है। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मैं ऊपर से यह सब देख रहा था, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। पर सबसे पहले तो मैं तुझे मछली करी बनाना सिखाऊंगा। बेवकूफ, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता। तूने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अगले दिन रविंद्र अपने जादू से सारा खाना बना देता है। उनकी दुकान के सामने से एक आदमी गुजरता है और खुशबू सूंघकर दुकान पर रुक जाता है। यही 1 साल पुरानी तेरे दादा के हाथ के खाने की खुशबू आ रही है। मैं पहले भी तुम्हारे दादाजी के ढाबे पर आया था, उन्होंने मुझे मुफ्त में ही खाना खिलाया था। आज भी वही खुशबू आ रही है। मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। इससे पैसे मत लेना, ऐसे एक प्लेट खाना दे दे। बेचारा बहुत गरीब है। उसके बाद राहुल ने उसे आदमी को एक प्लेट खाना दे देता है। अरे वाह, पहले जैसा ही तुम्हारे दादा के हाथों का ही स्वाद है। तुम भी पूरे अपने दादा की तरह ही खाना बनाना सीख गए हो। उसे आदमी की बातें सुनकर उसके दुकान पर भीड़ लग जाती है। सभी को वापस से वही स्वाद मिलने के कारण लोग बड़े मजे से खाने लगते हैं। देखते ही देखते उसके सारे खाना बिक जाता है। अरे वाह दादाजी, आपकी वजह से आज मेरी कितनी ज्यादा कमाई हुई है। ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्दी ही बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, पर इतने कम समय में लाख रुपए कैसे जमा कर पाऊंगा? अरे तू क्यों फिक्र करता है? तेरा दादा है ना। अरे क्या दादा है कर रहे हो आप? मेरे लिए कोई सोने चांदी का घड़ा गाड़ कर गए थे क्या? जो कहते हो कि दादा है। तभी गांव में एक गाड़ी आती है। सुनो सुनो सुनो, इस 27 तारीख को गांव में एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता रखा गया है। उसमें जो भी जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये राहुल, पैसे का बंदोबस्त तो हो ही गया। इस कंपटीशन में अब हम भी भाग लेंगे। वहां पर तू मेरा फेमस मछली चावल बनाना। बी। अरे वाह, अगर मैं इस कंपटीशन में जीत गया तो मैं अपनी दुकान बचा सकता हूँ। उसके बाद 27 तारीख को दोनों ही दादा पोते उसी कंपटीशन में पहुंच जाते हैं। इस कंपटीशन में सेठ लाला राम का भी होता है। यहां भी आ गया। उसकी दुकान बचाने के लिए इस कंपटीशन में भाग ले रहा है। पर मैं भी देखता हूं कि यह कैसे जीतता है। अरे दादाजी, जल्दी जल्दी जादू करो और मेरी जगह तुम ही सारा खाना बना दो। नहीं, यह गलत है। कंपटीशन में भाग तूने लिया है और वैसे भी मैं यहां तेरी मदद करने आया हूं, तेरी जगह खानी बनाने नहीं तो। हां, पर मैं तुम्हें बता जरूर सकता हूं कि किस तरह तुम्हें मछली खाना बनाना है। बाकी मेहनत तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। बी। ठीक है, मैं आपके जैसा बनाने का पूरा कोशिश करूंगा। उसके बाद राहुल अपने दादा के बताए अनुसार बहुत ही स्वादिष्ट मछली करी और चावल बना देता है। अरे दादाजी, मैं जरा सुसु करके आया, आप देखते रहिएगा। लाला राम कंपटीशन में राहुल को हराने के लिए उसके खाने में बहुत ही ज्यादा मिर्ची डाल देता है। अच्छा बेटा लाला राम, अब तो मेरे पोते का खाना खराब करने की फिराक में हो तो रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। फिर क्या था, दादाजी ने उसे खाने के सारे मिर्ची हटाकर सेठ लाला राम के खाने में डाल देते हैं।
उसके बाद वो लोग एक एक करके सबका खाना छक रहे थे। जब उन्होंने सेठ लाला राम का खाना छका तो उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी और गुस्से में आकर उन लोगों ने उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट फिश करी बनाए हैं। ऐसे खाना तो मैंने आज तक नहीं खाए। जरा बताना भाई रेसिपी, मैं अपने रेस्टोरेंट में भी ऐसे बनाने के लिए बोलूंगा। ये तो बस मेरे दादाजी की रेसिपी है, मैं उन्हीं से सीखा हूं। फिर क्या था, उसे प्रतियोगिता में राहुल जीत लाता है और उसे पूरे 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि तू इतने बुरे खाना भी नहीं बनाता। पर दद्दू, मेरे पास पैसे मिलाकर भी इसमें बहुत पैसे कम हैं और एक दिन में वो सेठ लाला राम हमारी दुकान उस शहर के आदमी को बेच देगा। अब 2 दिन में ही मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? वो सब तो मुझ पर छोड़ दे, और इस लालची लाला राम को तो मैं सबक सिखाऊंगा। अगले दिन लाला राम का एक आदमी राहुल की दुकान पर आता है। अरे भाई, अभी 2 दिन बचे हैं और तुम आज ही पैसे लेने आ गए? नहीं नहीं भाई, मैं बस तुम्हें याद दिलाने के लिए आया था। पर चलो, अब आ ही गया हूं तो एक प्लेट मछली चावल लगा दो। फिर राहुल के दादाजी को शरारत सूझता है। राहुल उस आदमी के लिए एक प्लेट मछली और चावल लाता है और दादाजी उसमें मिर्ची रख देता है। खाना खाते ही वह आदमी के कान में से धुआं निकलने लगता है। अरे भाई, पानी पानी, अरे ये तूने क्या किया? मिर्ची ही मिर्ची। उसके बाद वो आदमी वहां से सरपट भाग जाता है। अगले दिन लाला राम उस शहर के व्यापारी से मिलता है और वहां पर दादाजी भी पहुंच जाते हैं। लाला राम उस व्यापारी को सारे जमीन के कागजात देता है। ये लीजिए सर, यह गांव की जमीन के पेपर्स हैं। अब आप बेफिक्र होकर यहां मॉल बनाइए। मैं ये सारी जमीन इस व्यापारी को दे दूंगा और किसानों से और दुकानदारों से पैसे लेकर उन्हें उनकी दुकान और जमीन भी वापस नहीं करूंगा। मेरी तो चांदी ही चांदी है। तभी दादाजी उसके जादू से पेपर का लिखा बदल देते हैं। अरे वाह लालाम, तुम तो मेरे मॉल के लिए अपनी सारी जमीन मुझे दान कर रहे हो। लाला हक्का बक्का रह जाता है और पेपर छीन कर पढ़ता है और फिर सारे पेपर देखता है तो सभी में यही लिखा होता है। दादाजी अपने जादू से सभी पेपर्स में ऐसा ही लिख देते हैं, मेरा नाम है लाला राम और मुझे पैसों के अलावा किसी और से नहीं है प्यार। मेरी मति मार गई है जो मैं तुम्हें अपनी जमीन मॉल बनाने के लिए दूंगा। जाओ जाओ, मुझे कोई जमीन नहीं देनी। और यह सुनकर व्यापारी वहां से चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो किसानों के और दुकानदारों के पेपर्स रखे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर दादाजी उसको डंडे से मारने लगता है। अरे अरे रे रे रे, अरे ये कौन है? मुझे क्यों मार रहा है? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे भूत, अरे भूत। अब पैसों के लिए किसी को परेशान करेगा हैं? बोल बोल, अब किसी और को पैसों के लिए परेशान करेगा? अरे अरे नहीं 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 नहीं, भाई भाई कौन हो तुम? मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी किसी को भी पैसों के लिए परेशान नहीं करूंगा। अब अगर किसी को परेशान किया तो अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा, समझा? मुझे माफ कर दो आप। मैं जाकर सभी दुकानदारों से माफी मांगूंगा और उनको परेशान भी नहीं करूंगा। और इधर राहुल बहुत ही ज्यादा परेशान था। अरे क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे दादाजी, आप क्या ही बोलूं, आखिरी बार अपना ढाबे को देख लेता हूं, उसके बाद तो सेठ लाला राम ये दुकान ले ही जाएगा। उसके बाद सेठ लाला राम उनकी दुकान पर पहुंचता है। अरे क्या हुआ आपको? आपकी हालात ऐसे कैसे हैं? अरे मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अकेले ही आज मेरी हालत ऐसी है, मुझे माफ कर दो। राहुल को समझ आ जाता है कि यह सब उसके दादाजी की करामात है। ठीक है, पर आगे से किसी को भी परेशान मत करना। देख लिया ना, बुराई का अंजाम बुराई होता है। दद्दू, ये सब आपका ही कमाल है। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं यहां पर आया था। अब तेरा दुकान भी मैंने बचा लिया, अब मुझे यहां से जाना होगा। अरे दादाजी, आप हमेशा के लिए मेरे साथ यहां पर रह जाओ ना। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर दादाजी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सेठ लाला राम भी सुधर जाता है और इधर राहुल का ढाबा भी अच्छे से चलने लगता है। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे अगले वीडियो में राहुल दिल्ली से, ज्योति उड़ीसा से, रविंद्र उत्तराखंड से, खुशबू सुमन असम से
कमेंट किया था, तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।